Hello everyone, welcome to our classes. So today we are going to discuss our next topic, that is the organization structure. So ये आप लोगों की क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूनिट ऑर्गेनाइजिंग को स्टार्ट किया हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम इस ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस पढ़ ली। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या थी? पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना, फिर एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना, डिपार्टमेंट के अंदर बांटना, फिर हम लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं। फिर हम एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने ऑर्गेनाइजेशन की। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। अगर क्लास को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्लास की नोटिफिकेशन आपको हर टाइम मिलती रहे। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो, आपने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्टिविटी करते हो, आप लोगों को पता है कि आप एक क्रिया करते हो, आप एक वर्ब करते हो ना, आप एक कुछ काम करते हो, आप भागने का काम करो, खाने का काम करो। खाने का काम करो इसका मतलब आपने खाना खा लिया है ना। नहाने का काम करो इसका मतलब आपने नहा लिया। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस करी, आपने एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करी, एक वर्ब करी, उसका जो एंड रिजल्ट निकल कर आएगा, जो उसका ऑब्जेक्ट निकल कर आएगा, जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा, वो क्या निकल कर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज़ द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जो भी आप लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करी, आप लोगों ने 4 पार्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को डिवाइड किया, आप उसका एंड रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकल कर आएगी। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी बारी रोड मैप देखा होगा, वो आप लोगों को डायरेक्शन बताता है ना कि आपने ऐसे ऐसे जाना है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉलेजेस के अंदर यूज़ होता है कि आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड ये हैं, तो एक तरीके से वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, चार्ट बना देते हैं कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट, ताकि हर किसी को क्लियर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी एंट्री करते हो तो वहाँ पे होगा कि प्रिंसिपल है, ये डायरेक्टर है, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये हमारे क्लास 10 तक के हेड हैं। तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होती है अच्छे से। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का आउटकम होता है। आप लोग एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर बनाओगे जिससे क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ध्यान से देखना, जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ग्रो करती है, सो जो कोऑर्डिनेशन होगा वो क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो बिजनेस है वो किस चीज़ को लेकर काम चल रहा है, वो अभी तक काम कर रहा था टीवी का काम कर रहा था और मोबाइल का काम कर रहा था। अब देखो, वो चाहते हैं कि उसके 2 बिजनेस और बढ़ जाएं, वो एसीस का भी काम शुरू कर दे और वो रेफ्रिजरेटर का भी काम शुरू कर दे। अब वो सेम स्ट्रक्चर के अंदर तो नहीं शुरू कर सकता ना, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। जो टीवी वाला मोबाइल वाला कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा, एसी और रेफ्रिजरेटर वाला भी मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? नए नए स्ट्रक्चर क्रिएट कर दोगे। टीवी का एक अलग स्ट्रक्चर बना दोगे, मोबाइल वालों का एक अलग डिपार्टमेंट बना दोगे। आपने बहुत बड़े बड़े शोरूम देखे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सेकेंड के ऊपर कुछ आपके रेस्टोरेंट वगैरह हैं, थर्ड के ऊपर अलग अलग है, तो वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती हैं। सो जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को क्या क्रिएट करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए पैटर्न ड्रा करनी, क्या बात कही है ये याद रखना। अगर आप ऐसे ऐसे वर्ड लिख कर आओगे पेपर के अंदर तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, नॉर्मल मार्क्स तो हर किसी को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने 100 मार्क लेने हैं तो आपको ये लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। पैटर्न ड्रकर ने क्या फोकस किया? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर की। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? एक बहुत अच्छा इंडिस्पेंसिबल मीन है। मतलब कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर है, साइंस डिपार्टमेंट ही है, कॉमर्स डिपार्टमेंट ही है, परचेज डिपार्टमेंट ही है, परचेज डिपार्टमेंट ही है, सेल डिपार्टमेंट ही है, अगर अच्छे से आप लोगों ने स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखी है, टीवी वाला डिपार्टमेंट ये वाला है, एसी वाला डिपार्टमेंट ये वाला है, गोल्ड वाला डिपार्टमेंट ये वाला है, अगर आप लोगों ने प्रॉपर डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रखे हैं तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों ने कोई भी रॉन्ग स्ट्रक्चर कर दिया ना, तो सारी की सारी बिजनेस परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी और इवन डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। सो
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको ये बताता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे काम होना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ए की सारी डिवीज़न है, यहाँ पे प्रोडक्ट ए से रिलेटेड सारा काम होगा। ये प्रोडक्ट बी का है तो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट बी से रिलेटेड काम होगा। सो ये आप लोगों को क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि ए डिपार्टमेंट के में करने वाले ये लोग हैं, इनको इतना वर्क करना है, इनके इतने रिसोर्सेज का इन्होंने यूज़ करना है। सो ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ये जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है, ये एक्टिव रिसोर्स होता है। फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो उनकी अच्छे से कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, अचीव हो। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थी, हमने ऑर्गेनाइजेशन को बांट रखा था इस तरीके से। अगर हम इसका एक चार्ट बना देते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक चार्ट की फॉर्म में शो कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देंगे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से बांट देंगे। या फिर आपने स्कूल्स में देखा है साइंस, कॉमर्स, केजी डिपार्टमेंट अलग होता है, फर्स्ट टू 5th डिपार्टमेंट अलग होता है, 6 to 8, 9, 10 अलग। सो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ही तो होती है ना। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर आपको एक प्रिंसिपल याद रखना है, ये हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दिस इज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ कमांड, पढ़ा था ना, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आपको क्या कहता है, जो किन्होंने दिया है, इट इज़ वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल। जो हेनरी फ्योल जी ने प्रिंसिपल दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो फादर माने जाते हैं, इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। तो उन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे। दैट वन प्रिंसिपल इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, दैट एट द वन टाइम, एक टाइम के ऊपर जो एक सबऑर्डिनेट है, एक टाइम के ऊपर जो एक सबऑर्डिनेट है, उसको किससे कमांड मिलनी चाहिए, एक ही सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए। अगर उसको एक ही सुपीरियर से कमांड नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल सुपीरियर, ये भी सुपीरियर हो गया, ये भी सुपीरियर हो गया, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर है ऊपर वाले, ये भी इसको कमांड दे रहा है, ये भी इसको कमांड दे रहा है, ये भी इसको कमांड दे रहा है, ये भी इसको कमांड दे रहा है। तो ये बेचारे सबऑर्डिनेट किसका काम करें, इन सुपीरियर का, इन सुपीरियर का। सो ये क्या है, एक रॉन्ग अप्रोच है। और अगर एक टाइम पे सबऑर्डिनेट को एक ही पर्सन से काम मिलेगा, एक टाइम पे सबऑर्डिनेट को एक ही पर्सन से काम मिलेगा, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। ये एक अलग कंसेप्ट है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक अलग चीज़ है, ध्यान से कंपैरिजन करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं ये बोलने जा रही हूँ, देखो हमने ये कहा कि एक टाइम पे सबऑर्डिनेट को एक पर्सन से कमांड मिलनी चाहिए, ये भी सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट है, ये भी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। इनको एक ही सुपीरियर काम दे रहा है, इनको एक ही सुपीरियर काम दे रहा है, ये सुपीरियर है, वो इसको भी काम दे रहा है, वो इसको भी दे रहा है, वो इसको भी दे रहा है, वो इसको भी दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड तो फॉलो हो रहा है ना, यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड तो आप लोगों का फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है यूनिटी ऑफ कमांड आप लोगों का, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है उसको तो एक ही सुपीरियर से कमांड मिल रही है, यूनिटी ऑफ कमांड तो फॉलो हो रहा है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो एक सुपीरियर है, एक सुपीरियर है, वो अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट को रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, वो अपने नीचे 10 बंदों को रख सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो ध्यान से समझना, यूनिटी ऑफ कमांड किसको रिलेट करता है कि एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पे एक सुपीरियर से कमांड मिलेगा। लेकिन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट को रख सकता है। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड तो अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से कमांड मिल रही है। साथ के साथ सुपीरियर अपने नीचे कितने पर्सन्स को कमांड देगा, कितने पर्सन अपने अंडर रखेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर अभी भी टॉपिक ना क्लियर हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड कुछ और आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकूँ, ताकि और अच्छे से क्लियर हो पाए। बाकी इससे बेटर तो मैंने काफ़ी करवा दिया। तो ध्यान से देखना, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, यही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी, है ना। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है,
refers to the number of subordinate that can be effectively managed by a superior। और जब आप लोग अपने बुक्स में देखोगे तो एक साइड में कॉलम बना हुआ होगा, उसके ऊपर वहाँ पे ये लिखा हुआ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को ये कहता है कि एक सुपीरियर इफेक्टिवली अपने कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है ना। सो जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है इसको लेकर कौन आया, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड को हेनरी फ्योल लेकर आए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल को एफ.डब्ल्यू. टेलर लेकर आए हैं, उसी तरीके से जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट वी ए ग्रांसस ने किया है। ओके, वी ए ग्रांसस ने किया है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट कि एक सुपीरियर अपने नीचे कितने सब ऑर्डिनेट्स को हैंडल करेगा, इट इज़ कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये आप लोगों का 2 टाइप का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अगर एक जो मैनेजर है, एक मैनेजर है वो इतना एफिशिएंट है, वो क्या करता है अपने नीचे ना 50 बंदों को संभाल लेता है। और एक मैनेजर है वो क्या करता है अपने जो नीचे होता है वो क्या करता है, ज़्यादा को तो नहीं संभाल पाता। वो एक जो मैनेजर होता है वो अपने नीचे 5% को संभाल लेता है। तो अगर एक मैनेजर 50% को संभाल लेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, क्योंकि एक मैनेजर बहुत सारे बंदों को अपने हाथ में संभाल रहा है। तो मैनेजर की भी एक ही की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, सारे सेम ही लेवल के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि ये मैनेजर हो जाएगा और इसके अंडर ही सारे के सारे हो जाएंगे 100 के 50 के 50 लोग। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। लेकिन जब एक मैनेजर थोड़े ही पर्सन को अपने पास रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का नेम बोलते हैं। ये क्या होती है, टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। सो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि एक जो सिंगल सुपरवाइजर होगा या सिंगल मैनेजर होगा वो थोड़े ही बंदों को संभाल लेगा। किसको संभालेगा, फ्यू सबऑर्डिनेट को ही संभाल लेगा। सो अगर फ्यू सबऑर्डिनेट को ही संभालेगा तो इससे क्या क्रिएट होगी, टोल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगी। लेकिन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, अगर एक जो मैनेजर है वो अपने नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट को संभाल रहा है, इट इज कॉल्ड द वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अगर थोड़े पर्सन को अगर फ्यू सबऑर्डिनेट को हैंडल करेगा तो क्या होगा, अगर फ्यू सबऑर्डिनेट को हैंडल करेगा तो क्या होगा, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा। और अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा तो कौन सी स्ट्रक्चर क्रिएट होगी, टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना यहाँ पे हमें। अब देखो 5 ही पर्सन को संभाला, टोटल पर्सन 50 हो गए, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 मैनेजर की जरूरत पड़ेगी ताकि जो अलग अलग सबको संभाल सकें, क्योंकि एक मैनेजर तो 5 को ही संभाल रहा है। सो यहाँ पे एक टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएंगे। तो याद रखना, एंटी से याद रख लेना, जो नैरो होगा वो टॉल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन जो वाइड होगा वो क्या क्रिएट करेगा, थोड़ी बंदों को अपने हाथ में रख रहा है तो ये क्या क्रिएट करेगा, फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ये आपकी केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक मैनेजर क्या कहता है कि कितने पर्सन को वो संभाल ले। आइडियल रेशो क्या होता है इसका, जो आइडियल रेशो होता है वो क्या होता है कि एक जो सुपीरियर है वो 5-6 बंदों को ही अपने नीचे संभाल ले। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का अगला कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप बांटते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम अपने अगले लेसन के अंदर कवर करेंगे। सो होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देना। विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।